आधी रात हो रही थी। सड़कें पूरी तरह सुनसान थी। कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और फिर खामोशी छा जाती। तभी उस सुनसान सड़क पर एक लड़की जिसका नाम सुगंधा था, वो बदहवास सी भागती हुई दिखी। उसका चेहरा और उसके भागने की स्पीड देखकर लग रहा था जैसे कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके पीछे पड़ी हो और वो उस मुसीबत से भागकर दूर, कहीं दूर निकल जाना चाहती हो। स्टेशन, कैसे जाओ स्टेशन, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। तभी उसकी नजर एक ऑटो पर गई। वो ऑटो सड़क किनारे खड़ा था। सुगंधा भागती हुई उस ऑटो के पास गई। ऑटो का ड्राइवर ऑटो में ही सोया हुआ था और उसके खर्राटे की आवाज जोर जोर से आ रही थी। सुगंधा ने उसे हिलाते हुए जगाया और कहा, भैया भैया, स्टेशन स्टेशन ले चलो प्लीज, जल्दी ले चलो। सुगंधा के जगाने पर उस ऑटो वाले ने अपनी थोड़ी सी आंखें खोली और नींद में ही बोला, स्टेशन नहीं जाना। ऑटो वाले के इनकार करने पर सुगंधा रोते हुए उससे बोली, भैया भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मुझे स्टेशन छोड़ दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सुगंधा के इस तरह गिड़गिड़ाकर भैया कहने का असर उस ऑटो वाले पर हुआ और वो जाग गया और बोला, चलिए। ऑटो स्टेशन की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी सुगंधा ने कहा, भैया मेरे पास एक भी रुपया नहीं है आपको देने के लिए। सुगंधा की बातों का ऑटो वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ऑटो चलाता रहा। बीच में उसने सिर्फ सुगंधा से इतना ही पूछा कि कौन सी ट्रेन पकड़नी है? जमालपुर की। मेरी बूढ़ी माँ वहाँ रहती है। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। कुछ देर बाद स्टेशन आ गया। सुगंधा ऑटो से उतरी और प्लेटफॉर्म की ओर जाने लगी तो ऑटो वाला उसके पास गया और उसके लाख मना करने पर भी उसके हाथों में उसने 500 रुपए का नोट दे दिया। उसके बाद सुगंधा भागी भागी स्टेशन की ओर गई, जहाँ एक ट्रेन के चलने की सूचना बार बार हो रही थी। वो जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंची, उसने देखा कि ट्रेन में तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे किसी भी तरह इस ट्रेन पर चढ़ना ही था। उसने पूरी कोशिश की और ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़ गई। कितनी भीड़ है यहाँ, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। वो किसी तरह बढ़ती हुई ट्रेन के शौचालय की ओर गई और शौचालय में घुस गई। कुछ देर बाद ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन धीरे धीरे करके प्लेटफॉर्म को छोड़ने लगी। जैसे जैसे ट्रेन उस स्टेशन से निकल रही थी, सुगंधा की सांसों की तेज गति धीमी हो रही थी और वो मन ही मन कह रही थी, बस माँ के पास पहुंच जाओ ठीक से, उनसे लिपट कर बहुत रोना है मुझे, बहुत। बाबा के भी गले लगना है, मुझे वापस उस स्वर्ग में जाना है, अपनी बूढ़ी माँ के पास जाना है जो मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देती थी। और यहाँ ससुराल में तो मेरा जीवन उस घाव की तरह था जिस घाव को हर दिन कुरेदा जाता था और उस पर नमक मिर्च दोनों डाले जाते थे और छोड़ दिया जाता था मुझे तड़पने के लिए। सुगंधा के ससुराल वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन जितना ज्यादा पैसा उनके पास था उतना ही छोटा दिल था उनका। सुगंधा का पति रंजन, उसकी सास गीता देवी और उसका ससुर नरेश पाल और उसकी ननद रजनी, सभी ने अत्याचार में पीएचडी कर रखी थी। अरे शक्ल देखिए अपनी शक्ल, भिखमंगी कहीं की। अरे आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं भाभी हूँ आपकी, आपके भैया की पत्नी। सुगंधा की इस बात पर उसके ससुराल वाले जोर जोर से हंसने लगे। क्या मस्त जोक मारा है ना तुमने। अरे तुम्हें इस घर में इसलिए ब्याह कर नहीं लाया गया है कि तुम यहाँ की मालकिन बनो। अरे हमें तो नौकरानी चाहिए थी जो मिल नहीं रही थी, तो सोचा एक ऐसी नौकरानी ले आते हैं जिसे पगार भी देना ना पड़े और वो नौकरी भी छोड़कर ना आ जाए। चलो अब सर पर सवार मत रहो और काम पर लग जाओ। पता है ना कितनी बड़ी पार्टी है आज घर पर। सारा काम जल्दी जल्दी निपटाओ, नहीं तो इतना मारूंगी कि मार मार कर अपाहिज कर दूंगी और बिठा दूंगी मंदिर के बाहर भीख मांगने। सुगंधा के ससुराल वाले उसके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते। उसके ससुराल में अक्सर पार्टियां होती, कई बड़े लोग उस पार्टी में आते और उस पार्टी में भी सुगंधा का खूब मजाक उड़ाया जाता। अरे गवारन, इधर सुन, इधर तू बैरी है क्या? तुझे कितनी बार बोला मिसेस अग्रवाल की ग्लास में वाइन दे, और तू है कि उनकी ग्लास में जूस देकर आ रही है। तुझे वाइन और जूस का अंतर नहीं पता है क्या? ये कहकर रजनी ने पूरा का पूरा जूस सुगंधा के सिर पर डाल दिया। यही नहीं, उसने पास ही रखे जूस की ट्रे में से कुछ और जूस के ग्लास उठाए और जमीन पर उड़ेल दिया और सुगंधा को उस पर चलने को कहा। उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। ये देखकर वहाँ खड़े सारे गेस्ट उस पर हंसने लगे। आपने तो अपने घर में सही नमूना पाल रखा है। ऐसे नमूने घर में रहे तो फिर कॉमेडी सीरियल्स की क्या ही जरूरत है। सभी मेहमान हंसी रहे थे कि सुगंधा का पति उसके पास आया और उसे एक थप्पड़ खींचकर मारते हुए बोला, अरे किस मिट्टी की बनी है तू? तुझे एक बार में कोई बात समझ नहीं आती? चल अब जल्दी से साफ करिए सारा जूस, लेकिन किसी पोछे से नहीं, चाट कर साफ कर, नहीं तो सारे गेस्ट के सामने तेरी वो गत करूंगा कि तू जीवन भर याद रखेगी। सुगंधा सारा का सारा फर्श पर पड़ा जूस किसी जानवर की तरह चाट कर साफ करने लगी। सारे मेहमान अब भी उस पर हंस रहे थे। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो क्या करती। सुगंधा पर अत्याचार हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। ना तो उसे ठीक से खाने को कुछ मिलता और ना ही पहनने को। उसके हिस्से बस जूठा और बासी खाना ही आता। एक रात जब वो बासी खाना खा रही थी तो उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। क्या माँ, ये कितना घटिया खाना बनाया तूने, बासी खाना दे दिया क्या तूने मुझे? गजब करती हो तुम भी। ये कहकर सुगंधा ने मुंह में भरा खाना उगल दिया और खाने की प्लेट को फेंक दिया। ये देखकर उसकी माँ ने कहा कि
अरे बेटी, तुम्हें खाना पसंद नहीं था तो इसे फेंकने की क्या जरूरत थी? मुझे दे देती, मैं खा लेती। तुझे पता है कितने लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता? तो मैं क्या करूं नहीं मिलता तो? है मैं भूखी मर जाऊं? माँ, जब आपको पता है मुझे गोभी पसंद नहीं तो फिर ये बनाती क्यों है आप? अरे बेटा, सुबह तो तुमने कहा था कि गोभी की सब्जी खानी है। ओफो माँ, आपसे बहस करना ही बेकार है। मैंने कहा तो गोभी की फ्राई सब्जी खानी है। आप बिना गवार की गवार ही रहेंगी हमेशा। सुगंधा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। वो गांव में ही रहती थी। उसके पिता मामूली किसान थे, लेकिन फिर भी सुगंधा को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते। यही नहीं, वो सुगंधा की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते। सुगंधा अगर बीमार हो जाती तो उसकी माँ उसके सिरहाने बैठी तब तक उसकी सेवा करती, जब तक कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। अरे सुगंधा, तुझे पता है ना बुखार से तेरा शरीर कितना कमजोर हो गया है। ये दूध पी लेना, इसमें काजू और किशमिश भी डाला है मैंने। माँ, बहरी हो क्या? मैंने कहा ना मुझे दूध नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना है। चले जाइए यहाँ से आप। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से आप दिमाग का दही कर रही हैं मेरे। बाबा, आज नया पंखा लाएंगे ना तुम्हारे लिए? पंखा नहीं, एसी चाहिए, एसी, एयर कंडीशनर। कभी नाम भी सुना है इसका? पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे जो इन भिखमंगों के घर इस नरक में पैदा हो गई। सुगंधा को अपने किसान माँ बाप बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो उन्हें किसी न किसी बात को लेकर ताने देती रहती। उसके ख्वाब भी बहुत बड़े थे। माँ देखो, बाबूजी से साफ साफ कह दो मुझे गांव में शादी नहीं करनी, मुझे शहर में किसी अमीर लड़के से शादी करनी है। बेटा, जितनी हमारी हैसियत रहेगी उसी में न तुम्हारी शादी करेंगे। तो कितनी है आपकी हैसियत? मुझे किसी भिखारी से ब्याह देंगे क्या? ऐसा मत कह बेटी, तू इकलौती बेटी है हमारी। हम अपनी सामर्थ्य से बढ़कर करेंगे तेरे लिए। देखो माँ, मुझे पता है आप लोगों की कितनी औकात है, इसलिए मैं साफ साफ कह देती हूँ कि अगर मेरी शादी किसी अमीर घर में नहीं हुई तो मैं पटरी पर जाकर लेट जाऊंगी। सुगंधा की बातों को सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसी रात, सुनिए जी, सुगंधा हमारी इकलौती बेटी है। जो हमारा है सब उसका ही तो है। आप एक काम करिए, सारे खेत बेच दीजिए और उससे जो पैसे आएंगे उन पैसों से सुगंधा की शादी किसी अमीर लड़के से शहर में कर दीजिए। अरे हमारा क्या है, हम तो दूसरों के खेत में भी मजदूरी करके जी लेंगे, लेकिन हमारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ जानकी, मैं भी यही सोच रहा था। सुगंधा के माता पिता ने अपनी सारी जमीन बेच दी और सुगंधा की शादी एक अमीर घर में कर दी। लेकिन अपने ससुराल जाकर उनके अत्याचार सहकर सुगंधा का मन टूट गया था। यही नहीं, उसका पति अब नई नई लड़कियों को हर दिन अपने घर में लेकर आता और उनके सामने भी सुगंधा का बहुत अपमान करता। सुगंधा को अब अपना घर, अपनी बूढ़ी माँ बहुत याद आने लगी थी। सुगंधा हर बात को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन एक रात बर्दाश्त की सीमा तब टूट गई जब सुगंधा ने सुना कि अरे स्वीट हार्ट, उस नौकरानी के लिए सारा प्लान तैयार हो गया है। कल ही हम उसे लेकर हिल स्टेशन पर जा रहे हैं और वहीं पहाड़ों पर ही उसका काम तमाम भी कर देंगे और यहाँ लोगों को बोल देंगे कि पहाड़ी से गिरने से उसकी मौत हो गई है। और फिर हम दोनों करेंगे शादी और मनाएंगे हनीमून। संयोग से अपने पति रंजन की सारी बातें सुगंधा ने सुन ली और उसी रात वो घर से भाग निकली। बहरहाल ट्रेन सुगंधा के गांव जमालपुर पहुंच गई थी। ट्रेन से उतरकर वो अपने घर की ओर जा रही थी। जैसे वो घर पहुंची, उसकी बूढ़ी माँ घर के बाहर ही झाड़ू लगाते हुए उसे दिखी। वो भागकर गई और अपनी माँ को गले से लगा लिया और रोने लगी। माँ, माँ, माँ कैसी है तुम? माँ, बाबा कहाँ है? बाबा? वो तो मर गए। तुम्हारे ससुराल वालों को तो कॉल करके बताया था, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। बाबा कब मर गए? कब? 2 साल हो गए बेटी, 2 साल? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया माँ। तभी तो मैं कहूँ कि भले ही तुम्हारी हमसे बहुत नाराजगी रहती है, लेकिन बाबा के मरने पर तो तुम्हें आना चाहिए था। मैं कैसे आती माँ, कैसे? मैं तो खुद घुट घुट कर जी रही थी। उसके बाद सुगंधा ने अपनी सारी कहानी अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने जब ये सब सुना तो, अरे उन जालिमों ने मेरी फूल सी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुझ पर अत्याचार किया। बेटी तू अब मेरे पास रह, तेरी माँ बूढ़ी हो गई है तो क्या, तेरा ध्यान अब भी रख सकती है। माँ, मैं तुझ पर बोझ तो नहीं बनूंगी। अरे 9 महीने कोख में रखा है मैंने तुझे, 9 महीने। एक औलाद कभी भी अपनी माँ के लिए बोझ नहीं हो सकती बेटा, नहीं हो सकती। अपनी माँ की बातों को सुनकर सुगंधा ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि शहरी सास से अच्छी मेरी प्यारी बूढ़ी माँ।